चलिए, आज आपकी तारीख है, आपकी कितनी है? 11 मई है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट 11 असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। जो कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। एजुकेशन संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे हम लोग सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, सभी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग इस समय यूनिट 6 को यूनिट 6 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट 6 है। यूनिट 6 में आपका रिसर्च है, आपका रिसर्च है, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले वाली आपकी क्लास जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग जरूर इसके रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट को आपको बता के रखा है ना। बेसिक कंसेप्ट जो थे उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ बताया है। कल की डेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था रिसर्च में? बताओ, किसी को याद है? बताओ, नेहा, शैली, बताओ आप लोग को याद है कल क्या पढ़ा था मैंने रात में? जी सर, टेस्टिंग जी सर, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बताया था। अरे वाह, मैंने कल क्या बताया था? राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल बताया था कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं। हाँ सर, वो तो बाद में बताया था, मतलब टेस्टिंग हाइपोथेसिस और स्टेप ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखने का तरीका बताया था कि रिसर्च प्रपोजल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैंने पूरा बताया था कि उसमें स्टेप्स क्या होते हैं। तो उनके स्टेप में सबसे पहले टाइटल, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जस्टिफिकेशन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, हाइपोथेसिस होता है, मेथोडोलॉजी। तो ये पूरे के पूरे मैंने स्टेप को क्लियरिफाई किया था। ठीक है, आपके सिलेबस में जो था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। सिलेबस में जैसे जैसे जो दिया गया है डिट्टो उसी लाइन से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन बी में हम लोग ने क्या पढ़ा? स्टेप ऑफ राइटिंग और रिसर्च प्रपोजल लिख लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एंड सैंपल। अब यूनिवर्सल और सैंपल क्या होता है बताओ? यूनिवर्सल और सैंपल जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी बताओ? किसी को पता है यूनिवर्सल क्या होता है? सर सैम्पलिंग का तो मालूम है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं मालूम। क्या हो गया? सैंपल का होता है सर, सैंपल का होता है नमूना, कि हम कोई भी सैम्पलिंग जब करते हैं छोटा भाग डिस्कस करने वाले वो है आपका यूनिवर्स। ठीक, यूनिवर्स है। और सेकंड है आपका सैंपल। ठीक, सैंपल। ये दो चीजें हैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग को समझना होगा कि जो हम लोग यूनिवर्सल की जो बात करेंगे और जो और भी चीजें हैं उनसे उन सब चीजों का हम जोड़ के बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, चलो यूनिवर्सल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि यूनिवर्सल और सैंपल ये दोनों है क्या चीज। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्सल के बारे में नेहा भी कुछ बता रही थी। नेहा बताओ। सर यूनिवर्सल का नहीं मालूम है, लेकिन सैम्पलिंग का मालूम है। सैम्पलिंग को हिंदी में नमूना कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में। हाँ सर, वो मालूम है। सार्वभौमिक एक तरीके से ओवरऑल लेके इसको बोल। हाँ, तो ओवरऑल जब लोगे आप तो ओवरऑल में क्या होगा? ओवरऑल को कह सकते हैं यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। हाँ, ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स उसी को कहते हैं ना, पूरे जो आपको वर्ल्ड की बात होती है उसी को लेके कह रहा है, यहाँ पे डिस्कस कर रहा है आपसे। ठीक, तो चलो इसमें हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इसी को बोलते हैं क्या? यूनिवर्स को ही पॉपुलेशन अभी बताते हैं। कह रहा है कि इसमें कहता है कि द टर्म्स पॉपुलेशन मीन्स ऑल मेंबर दैट मीट अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्रिएशन। मतलब कि कह रहा है कि जनसंख्या शब्द जो है आपका, जनसंख्या शब्द का अर्थ उन सभी सदस्यों से है जो निर्दिष्ट मानदंडों के लिए विशिष्ट मतलब कह सकते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स को ही जैसे आपने भी बताया यूनिवर्स को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ तो सर ये होता है कि पॉपुलेशन हमारा ओवरऑल होता है
और सैम्पलिंग हमारा उसका छोटा सा भाग होता है। ठीक। अब पॉपुलेशन होता है, सबसे पहले पॉपुलेशन का मतलब होता है होल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या, संपूर्ण जनसंख्या। ठीक, इसको कहते हैं होल पॉपुलेशन। जो होल पॉपुलेशन होता है, होल पॉपुलेशन से जो भी चीज आप लेते हो उसको बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल। यहाँ पर जितने लोग जुड़े सबको मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है बताओ? सर आ रही है, लेकिन आज पता नहीं क्यों डिस्टरबेंस है वॉइस में। आप सही है? जैसे लग रहा है और भी मतलब। हाँ सर, आप सही आ रहा? हाँ अभी सही आ रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन होती है। अब पॉपुलेशन मान लो इन द सेंस आपने 10,000 पॉपुलेशन है आपके सामने। जब 10,000 पॉपुलेशन है, अब 10,000 पॉपुलेशन में से आप कुछ लोगों को चुनोगे ना, तो 10,000 में से मान लो 1,000 आपने यहाँ पे लिया। जब 10,000 में से जब आप 1,000 लेते हो तो ये आपका सैंपल कहलाता है। अब जिससे लेते हैं उसको पॉपुलेशन बोलते हैं और जो लिया गया उसको सैंपल हो जाता है। ठीक है, ये लिए। अब बात ये आती है 10,000 में से 1,000 लोगों को हम कैसे चुनेंगे? ठीक, किस तरीके से चुनेंगे? तो ये पूरी जो सिस्टम होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, तो सैलरी बताओ इसको क्या कहते हैं? ये पूरे प्रोसेस को यहाँ से 10,000 में से 1,000 निकालने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? जी सर। मैंने पूछा कि 10,000 ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या में से जब कभी हम सैंपल को चुनते हैं, चुनने की जो विधियां कहलाती, चुनने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इससे सर हम सिक्के उछालने के माध्यम से भी चुन सकते हैं। नहीं, इसको कहते नाम क्या है? नाम क्या? नाम बताना, अभी उसके टाइप्स नहीं बताने, क्या नाम बताना है। सैंपलिंग कहते हैं, कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, सैंपलिंग का मतलब होता है जब कभी हम जो पॉपुलेशन में से और सैंपल को चुनते हैं। अब चुनने की जो मेथड्स होता है, ये जो चुना गया है, तो ये चुनने की जो विधि कहलाती है, जितनी प्रकार की भी विधियां आएंगी सभी विधियां सैंपलिंग कहलाएंगी। ठीक, इसलिए अंतर याद रखना है, सैंपलिंग और सैंपल में अंतर क्या है। इसको बोलते हैं न्यायादर्श, न्यायादर्श बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यायदर्शन, न्यायदर्शन बोलते हैं, या प्रतिचयन। क्या बोलते हैं? प्रतिचयन विधि बोलते हैं हिंदी में, प्रतिचयन विधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिचयन। ठीक है, नमूना भी बोलते हैं ना? हाँ, नमूना भी बोलते हैं, नमूना नाम ले ले। ठीक, हिंदी में अनेक नाम मिलेंगे, अंग्रेजी में मात्र एक नाम आपको सैंपल मिलेगा। आपको क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे सभी लोग को बताओ, सभी लोगों को क्लियर है? अब जैसे मान लो किसी को आपको पॉपुलेशन में से आपको रिसर्च के लिए पॉपुलेशन लेनी है। अब आप जहां पर रिसर्च कर रहे हो, आपने मान लो आपने यहां से यहां तक की दूरी ये आपने पूरा ले लिया। इस क्षेत्र में मान लो 1,000 यहाँ पर है और 1,000 यहाँ पर है, 1,000 यहाँ पर है और 1,000 यहाँ पर है, टोटल 4,000 हो गए। अब इस पूरे क्षेत्र में 4,000 है। अब 4,000 लोगों से मिलना तो मुनासिब नहीं होगा, 4,000 लोगों से मिलना पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, उन 4,000 लोगों में से जो उनका नेतृत्व करेंगे, जो अब ये जो 4,000 में से आप लेंगे, मान लो 4,000 में से आपने 400 लोगों को चुना। अब ये 400 जो लोग होंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो पूरा का पूरा यही कहलाएगा कि भाई ये पूरी जनसंख्या का नेतृत्व करेगा। और इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लो एक स्कूल, 2 स्कूलों में कंपटीशन होने वाला है जीके जीएस का, या किसी प्रकार का भी कंपटीशन हो जा रहा है। अब ये हुआ कि 10 अब ये एक ए कॉलेज है, एक ए और एक बी कॉलेज है। इन ए और बी कॉलेज में 10 यहाँ पर पॉपुलेशन मान लो कि मान लो यहाँ पर 100 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 100 बच्चे हैं। अब यहाँ से 100 बच्चों में से 10 बच्चों को निकाल कर यहाँ से लाए, 10 बच्चों से निकाल कर यहाँ पर लाए। अब इन 10 बच्चों से जो कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो जीतेगा उसको ही अच्छा कहा जाएगा। मान लो 10 बच्चे यहाँ से लिया ए वाले से, ए वाला हार गया।
क्या हुआ, हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पूरे बच्चे क्या फेल हो गए क्या, मतलब इसके पूरे बच्चों को नहीं आता क्या। तो ये जो 10 बच्चे आप लेकर निकाल कर लाते हो, ये पूरा का पूरा नेतृत्व किसका करता है, इसी का नेतृत्व करता है। लेकिन अब नेतृत्व करने की जो विधि होती है, नेतृत्व करने के जो तरीके होते हैं, उसी को यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है, बताओ। ये 3 चीजें समझ में आई। पहला आपको पॉपुलेशन, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपलिंग। ये 3 पॉइंट समझ में आए आप सभी को, बताओ। जी सर। सभी लोग बताओ मुझे, कौन कौन जुड़ा है। शैलवी, सविता और नेहा और दीक्षा। दीक्षा को मेरी आवाज आ रही, ठीक ठीक, चलो। जब आप लोग को बोलना हो तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करिए, नहीं तो म्यूट करे रहिएगा ना, जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो किसी प्रकार का। अब ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, तो अब चुनने की विधियों के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चुनने की जो विधियां हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि चुनने की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो बताओ कितने प्रकार की विधियां होती हैं। चलो इसको साफ करें। अब इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब इसके जो सैंपलिंग है, सैंपलिंग के मेथड्स को पढ़ेंगे। वो माइंड में आप बनाओ, या आप पहले कर लेना चाहिए ना, मेरे को बताया नहीं। चलो अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। क्या करेंगे, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। क्या लिखेंगे, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग में क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग जो होगी अब यहीं पर डिस्कस होगा। सबसे पहले सैंपलिंग, जब हम टेक्निक ऑफ सैंपलिंग करेंगे तो कितने प्रकार की टेक्निक्स होती है, कितने प्रकार की विधियां होती है। प्रतिचयन विधि या प्रतिचयन की विधियां। दीक्षा मैम आप म्यूट कर लें, दीक्षा मैम आप म्यूट कर लें, मेरी स्क्रीन चली जा रही है। प्रतिचयन की विधियां जो होती है ना, प्रतिचयन की विधियों में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, ठीक। एक प्रोबेबल होता है, एक नॉन प्रोबेबल होता है आपका। एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये प्रोबेबिलिटी को ही रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, रैंडम भी कहते हैं, इसको नॉन रैंडम कहते हैं, नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, इसको प्रायिकता बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में होती प्रायिकता, प्रायिकता होती, इसको बोलते हैं अप्रायिकता, अप्रायिकता, ठीक है, ये होती है। फिर इसको रैंडम को या रैंडम बोलते हैं यादृच्छिकरण, यादृच्छिकरण बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अयादृच्छिकरण, अयादृच्छिकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीजें होती है। अब इनके बारे में पहले इनकी डेफिनेशंस को हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। ये जो है फर्स्ट पेपर में भी आता है और सब्जेक्ट में भी आता है और बहुत कायदे से पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं कि सर पे चीजें ही पूछी जाए, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। इनके नाम प्राथमिकता है या प्राथमिकता है, क्या हो गया सर? हिंदी में आपने प्रोबेबिलिटी का आप हिंदी क्या लिखा है? प्रायिकता आपने इंटर होगी, इंटर में आपने पढ़ा होगा अपनी मैथ्स में, तो उसमें वो प्रायिकता आपको पढ़ने को मिला होगा। इंटर की क्लास में आपने प्रायिकता पढ़ी होगी, पढ़ी या नहीं पढ़ी बताओ। सर इंटर में मेरा मैथ
इंटर मैथ नहीं था, लेकिन इंटर में जो है प्रायिकता हम लोग को पढ़ने को मिलती है, जो ताश के पत्ते होते हैं ना उनको किस तरीके से सेट किया था उसमें पूरा का पूरा बताया गया है ना, उसे पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया गया है। बस ठीक है, चले अब हम इसके टाइप्स बताएं, बताओ सब लोगों को। सबसे पहले क्या होता है इसमें, चलिए अब अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक, चलो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आती है कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, या ये रैंडम सैंपलिंग होता क्या है, और ये नॉन रैंडम होता क्या, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता का मतलब होता है जहां पर सभी के चुने जाने की पूरी संभावना हो, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या रैंडम बोलते हैं हम लोग। क्या होते हैं? रैंडम बोलते हैं। रैंडम का मतलब कुल मिलाकर ये होता है कि एक क्लास है, एक क्लासरूम में अगर हमें किसी को भी चुनना हुआ तो हम सभी को चुने जाने की पूरी संभावना होगी। अब उसमें कैसे होगा? अब पूरी संभावना हो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम वहां पर देखेंगे हम कौन सी विधि को अपना रहे हैं। जैसे अभी शैली ने बताया ना, एक लॉटरी मेथड होती है, एक फिश बॉल ड्रा मेथड होता है। फिश बॉल ड्रा में आपने देखा होगा लकी ड्रा जो निकाले जाते हैं, तो एक मान लो एक कांच का जार होता है, ठीक है, एक कांच का जार होता है, उसी में जो है छोटे छोटे क्या डाल देते हैं, पर्ची डाल देते हैं। अब जब उस पर्ची को निकाला जाता है तो ये नहीं पता रहता कि उस पर्ची में किसका नाम निकल कर आएगा और कौन चुनाएगा। इसका मतलब कि वहां पर सभी के चुने जाने की संभावना 100% सभी की रहती है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लोगों को चुने जाने की संभावना होगी और कुछ लोगों को चुने जाने की संभावना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मान लो 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 को चुने जाने की पूरी संभावनाएं होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, इसमें सबसे पहले जो आता है, इसमें पहला आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या आता है, लिखिए सिंपल। ये इसलिए बता रहे, इसके टाइप्स भी होते हैं ना, एग्जाम में टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लो रैंडम सैंपलिंग की, लिखिएगा जहां सभी के चुने जाने की संभावना, जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना हो उसको रैंडम सैंपलिंग कहते हैं या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जहां पर सभी के चुने जाने की संभावना ना हो, वहां पर हम नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। जैसे हमने कोई मेथड नहीं लगाया, हमने हमारा जो पर्पस था, हमने देखा कि पूरे क्लास में सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है। जब पूरे क्लास में देखा कि सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है तो हमने 10 बच्चों को निकाल लिया अपनी इच्छा अनुसार, फिर अपनी इच्छा अनुसार हमने निकाले कि चलो ये भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, 11 लोगों को मैंने चुन लिया। तो यहाँ पर आपको कौन सी सैंपलिंग, आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक अध्यापक जो है एक टूर्नामेंट कराना चाहता है और उसके क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अब वो 50 बच्चों में से क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को ही केवल चुनता है और किसी को नहीं चुनता है। तो ये किस प्रकार के सैंपल में आए, किस प्रकार की विधि में आएगा, रैंडम सैंपल में आएगा कि नॉन रैंडम सैंपलिंग में आएगा? तो याद रखो नॉन रैंडम सैंपलिंग में आएगा। यहाँ पर क्लियर पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ सबको। जी सर। बोलो भाई, हो गया क्लियर? तो अब देखो यहाँ पर अब बात आती है, जब ये दोनों पॉइंट्स अगर हम लोग को समझ में आ गए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायसनेस होती है, यहाँ पर पक्षपात होता है, जबकि यहाँ पर बायसनेस नहीं होती, यहाँ पे पक्षपात नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ पर हम सभी के चुने जाने की संभावना होगी वहां पे पक्षपात की कोई संभावना नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो हमेशा पक्षपात होता रहा है ना। तो पक्षपात जहां पर होगा उसको नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रकार, सबसे पहला होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग होता है। क्या होता है,
सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग हो गया, फिर इसको बोलते हैं, फिर इसके नेक्स्ट आपका क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा स्ट्रेटजीफाइड आपका आ जाएगा, क्या आएगा, स्ट्रेटजीफाइड आपका, स्ट्रेटजीफाइड। स्ट्रेटिफाइड आपका आएगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, इसको हिंदी में भी लिखना चाहोगे हिंदी में भी लिख लो, सबसे पहले चलो हिंदी में भी लिखवाते जाए तो सही रहेगा ना। इसको बोलेंगे साधारण यादृच्छिक न्यायदर्शन या प्रतिचयन या प्रतिदर्श, ठीक है, प्रतिदर्शन हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक को व्यवस्थित आ जाएगा, फिर यादृच्छिक यही आएगा। फिर स्ट्रेटजीफाइड रैंडम सैंपलिंग आती है, स्ट्रेटजीफाइड रैंडम सैंपलिंग, ये रैंडम ये सैंपलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीफाइड को स्तरीकृत, ठीक है, स्तरीकृत हो जाता है। फिर यहाँ पे ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट में आपका क्या आएगा, चौथे पॉइंट में लिखते हैं, फिर चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं, चौथे पॉइंट में आपका आएगा मल्टी स्टेज सैंपलिंग आएगा, क्या आएगा, मल्टी स्टेज, ठीक है, मल्टी स्टेज आपका क्या आएगा, मल्टी स्टेज सैंपलिंग आएगी, ठीक, मल्टी स्टेज सैंपलिंग आएगा आपका। मल्टी स्टेज को बहुस्तरीय आ जाएगा ना, मल्टी स्टेज का बहुस्तरीय आ जाएगा, इसको बोलेंगे बहुस्तरीय हो जाएगी, सैंपलिंग हो जाएगा। फिर नंबर 5 पे जो आता है उसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, एरिया एंड क्लस्टर सैंपलिंग, एरिया एंड क्लस्टर, ठीक है, एरिया एंड क्लस्टर आता है, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक। इनके नामों को जरूर याद रखना है। क्षेत्र एवं गुच्छ प्रतिदर्श बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्र एवं गुच्छ प्रतिदर्श, ठीक, कुछ प्रतिदर्शन होता है, ये होता है आपको। तो ये 5 होते हैं इसके कुल मिला के। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ सबको। यस सर। क्लियर है पॉइंट, चले आगे। यस सर। चलो, किसी को कोई भी डाउट होगा ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। केवल अभी तो हम ये केवल इसके नाम लिख रहे हैं, नाम लिखने के साथ 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी चीज क्या क्या चीजें होती है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या बनाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में और लिखेंगे। अब बताओ, ये इतने हो गए। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है इसके टाइप्स होते हैं, तो इसके भी कहीं ना कहीं टाइप्स हम लोग को देखने हैं, पढ़ने को मिलेंगे। तो इनके कौन कौन से होंगे, चलो देखते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहले नंबर एक पर आएगा पर्पसिव सैंपलिंग आएगा। हेलो, पर्पसिव सैंपलिंग, हेलो, ठीक, पर्पसिव सैंपलिंग आएगा आपका। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। सर 5वें पॉइंट में हिंदी क्या लिखी है? क्षेत्र एवं गुच्छ प्रतिदर्श, क्षेत्र एवं गुच्छ प्रतिदर्श, गुच्छ में गुच्छा नहीं होता जो, उसके बारे में बता रहे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है आपका पर्पसिव सैंपलिंग जो है। पर्पसिव सैंपलिंग को हम लोग बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण, क्या बोलते हैं, उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग होता है। फिर नंबर दो पे इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्नोबॉल, क्या आता है,
स्नोबॉल सैंपलिंग आती है। इसको क्या बोलते हैं, हिम प्रतिदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नोबॉल को हिम प्रतिदर्श बोलते हैं। हिम गेंद प्रतिदर्श हिंदी में बोलते हैं हिम। सर इसमें लाइनिंग वाइज नहीं ना होती है। हिम गेंद प्रतिदर्श आपका आएगा इसमें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हिम गेंद प्रतिदर्श बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, नंबर 3। नंबर 3 पे जो आता है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं ना होता है। नहीं स्टेप बाय स्टेप नहीं, इसके टाइप्स के पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, तो टाइप जरूरी है लिखना। तो सबसे पहले ये आपका परपेचुअल सैंपलिंग हो गया, स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया। अब इसके बाद आता है कोटा सैंपलिंग आता है, ठीक है। कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, ठीक। कोटा सैंपलिंग हुआ। कोटा सैंपलिंग के बाद फिर आपका आता है कन्वीनियंस सैंपलिंग आती है आपकी, ठीक। कन्वीनियंस सैंपलिंग आती है, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग के बाद इसके बाद इसमें जो है बस यही 4 आते हैं, ठीक। कन्वीनियंस सैंपलिंग आती है आपकी, कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका डिवाइडेशन हम लोग पढ़ते हैं, डिवाइडेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर वन बाई वन हम लोग समझेंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप जब समझेंगे तो हम लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्लियर, पूरी की पूरी चीजों को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें कहता है इसमें। सर कन्वीनियंस सैम्पलिंग की हिंदी क्या होगी? हाँ उसी को देखकर कन्वीनियंस में क्या बोलेंगे इसको, हाँ कन्वीनियंस को ना, कन्वीनियंस को बोलेंगे। कन्वीनियंस मतलब होता है आरामदायक जो होता है उसी को बोलते हैं। कन्वीनियंस मींस होता है कि जो जिसमें हम कन्वीनियंस को ही इंग्लिश का, वैसे इंग्लिश में नाम अभी हमें पता है, हिंदी में इसका सही नाम अभी नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। देखते हैं कन्वीनियंस का क्या है। जो नीचे का किसी को जो पता है हो, किसी सर, को बताओ तो बताओ उसका हिंदी बताइए। किसका, तीसरा और चौथा। हाँ इसको आरामदायक, कन्वीनियंस को बोलते हैं आरामदायक। जो सैंपलिंग होती है उसके मानते हैं कि अपनी स्वेच्छा के अनुसार बहुत आरामदायक होती है, उसको लेने की बात करते हैं। फिर आपका एक्सीडेंटल रिसर्च, एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी होता है आपका ना। एक्सीडेंटल सैंपलिंग तो बहुत से ढेर सारे सैंपलिंग के नाम आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वे में है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इसका डिवाइडेशन कर लिया है आपको, ठीक है। इनके डिवाइडेशन की बात हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। बताओ सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। आपको सबसे पहले ये प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल की बात तो कहानी समझ में आ गई। अब प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल के आने के बाद अब इसमें देखते हैं कि रैंडम सैंपलिंग के बारे में भी आपने पता कर लिया कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, ठीक है। अब रैंडम सैंपलिंग के टाइप्स आप पढ़ रहे हो, तो रैंडम सैंपलिंग के टाइप है सिंपल रैंडम सैंपलिंग को मैंने बताया, जहां पर साधारण रूप में लोगों को चुने जाने की विधि होती है। हाँ बोलो सर कन्वीनियंट का सौकर्य या सुविधा न्यायाधीश होगा? सुविधाजनक बोलते हैं, सुविधाजनक। हाँ सर, और उसका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का आकस्मिक न्यायाधीश हाँ होगा। वो तो होता है, वो तो पता है, सुविधाजनक, ठीक है। सुविधाजनक जो होती है उसी को कन्वीनियंस सैंपलिंग हम लोग बोलते हैं, करते हैं। इसको नोट करो।
ठीक है। तो चलिए अब आगे वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे भी क्या क्या चीजें इसमें कही गई हैं। तो इसको साफ करें हम, बताओ। यस सर। चलो ठीक है, इसको साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नंबर 1, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। अब देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है इसके बारे में बताओ, किसी को कुछ पता हो इसके बारे में? सिंपल रैंडम सैंपलिंग में लॉटरी, जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है साधारण यादृच्छिकरण विधि। इसमें क्या होता है, साधारण रूप में हम किसी भी चीज को चुनने की जो विधि होती है उसको सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। इसमें आपने कौन कौन से यूज करने के लिए बताया, जैसे आपने बताया कि ये पहला लॉटरी मेथड, लॉटरी मेथड एक हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा फिश बॉल ड्रा हो गया, फिश बॉल ड्रॉ मेथड होता है आपका। फिर होगा आपका एक सिक्का उछालने, क्या बोलते हैं बताओ? टास्क। टॉस, हाँ टॉस, एक टॉस मेथड हो गया। और एक आता है टिपिट तालिका, क्या आती है? टिपिट तालिका आती है। सर ये क्या होता है? टिपिट तालिका अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे आकार का कुछ बना रहता है जिसमें ज्योतिष लोग देखकर पूरी चीजें बताते हैं ना। वहां पर सभी का अलग अलग होगा, किसी का ये निर्धारित नहीं किसका क्या होगा। वहां पर सबकी अलग अलग कुंडली बनती है, अलग अलग चीजें बनती है जिसमें सब चीजें वो अलग चीजें से बताते हैं। तो टिपिट तालिका एक ऐसी तालिका होती है जिसमें जो है गुणा मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को ऐड करके जोड़ करके बताया जाता है ना टिपिट तालिका में। ठीक है, लॉटरी मेथड हो गया, फिश बॉल ड्रा हो गया, टॉस हो गया, टॉस मेथड हो गया, टिपिट तालिका हो गया। तो इतने मेथड्स को यहाँ पर यूज करके हम लोग सैंपल का चुनाव करते हैं, जो भी सैंपल को चुनना होता है। ठीक है, कोई भी सैंपल चुनना होता है तो उसको चुनने की जो मेथड्स होती है उसको लेने की बात करते हैं यहाँ पे। क्लियर, ये हो गया। फिर क्या नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक। क्या आता है नेक्स्ट? सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होती है? इसमें कहता है कि यह एक व्यवस्थित न्यायादर्श में, क्या कहता है, यह एक व्यवस्थित न्यायादर्श में केवल पहली इकाई या यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। मतलब कि सिस्टमैटिक में होता है कि व्यवस्थित क्रम से हम किसी भी चीज को चुनते हैं, या चुनने का तरीका जो होता है व्यवस्थित रूप से उसको हम चुनने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, व्यवस्थित प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्रमबद्ध रूप से किसी को चुनते हैं। इसको जो है सुविधा अनुसार हम कभी कभी यहाँ पर हम लोग सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगता है n/2 का, n/2 का एक फॉर्मूला लगता है जिसमें हम लोग किसी भी इकाई को किसी भी चीज को चुनते हैं। तो एक सिस्टमैटिक एक व्यवस्थित तरीके से चुनने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को अगर चुनना होता है तो चुनने के लिए हम कोई विधि को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्रमबद्ध रूप से हम किसी भी चीज को अपनाने के लिए करते हैं। इसको जो है वास्तविक रूप में हम उसको देखते हैं कि जो भी विधि इसमें दी गई है उसमें जो है किसी भी प्रकार को अगर किसी को चुनना है तो चुनने के लिए मान लो जैसे यहाँ पे 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चों को चुनना है, या तो हम इसमें इनकी लंबाई के आधार पर इनको डिवाइड कर दें, या तो इनके उम्र के आधार पर हम इनको डिवाइड कर दें, या किसी भी एक व्यवस्थित क्रम को लेकर उसी के आधार पे जो हम लोग उनका चुनाव करते हैं वो रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आ जाता है, व्यवस्थित क्रम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, बताओ? क्योंकि बस इतना ही पूछता है, इसमें ज्यादा नहीं पूछते हैं।
सर इसमें ऑड नंबर का भी आप दे सकते हैं, मतलब ऑड इवन वाला नंबर दे सकते हैं। इसमें ऑड इवन का, हाँ ऑड इवन, जैसे एग्जांपल में आप अगर कह सकते हो कि एग्जांपल में मान लो कि अगर एक 50, आप मान लो 500 की आबादी है या 5000 की आबादी है, 5000 का पॉपुलेशन है, 5000 में से आपको 100 केवल 100 लोगों का चयन करना हो। जब 100 लोगों का चयन करने की जब आवश्यकता होती है तो वहां पे एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 वाला, ठीक है, एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं और उसमें चुनते हैं। अब यहाँ पे 100 लोग है ना, 100 वाले में 50 का डिवाइडेशन, तो ऐसे करते 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 आपको जो जो चीजें मिलेंगी उसको डिवाइडेशन करने के बाद आप लोग उसको चुन लेंगे, हम लोग उसको चुन लेंगे। तो व्यवस्थित क्रम में यही होता है कि एन वाला फॉर्मूला लगता है आपका इसमें, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला रुक जाओ, इसका फॉर्मूला लगता है एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है, एन अपॉन स्मॉल एन वाला फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? एन अपॉन स्मॉल एन वाला फॉर्मूला लगता है। कहीं पर n/2 भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में अगर लिख जाए कि यादृच्छिक, मतलब अगर पूछा है कि ये कौन से प्रतिचयन विधि में इस फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा ये वाले फॉर्मूले को हम इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। एग्जाम में एक बार शायद आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन का फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं। तो कैपिटल एन जो होता है आपकी होल पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या है आपकी ये, ठीक है, इसको बोलते हैं होल पॉपुलेशन, ठीक है। और ये स्मॉल एन जो है ये आपको क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है कि कितने लोगों को आपको चुनना है, कितने लोगों आप चुन रहे हैं हर 500, मतलब अगर मान लो 5000 में से हर 100वें व्यक्ति को आपको चुनना है। यहाँ पर हर 500 में 5000 में से हर 100 व्यक्ति को जब आप चुनोगे तो यहाँ पे देखो अगर चुनने की व्यवस्था यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना 50 लोगों को चुनकर आप उतना काम कर लो। यहाँ बोलिए सर, चुनना है वो नहीं होता है सर, कैपिटल में हमारा होल पॉपुलेशन आता है और स्मॉल में हमारा जो सैम्पलिंग हमने लिया है वो आता है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे जितना आएगा तो उतना जितना अंक आएगा उसको चुनने की कैटेगरी में रखेंगे। तो बताया तो देखो, जैसे आपने बताया होल पॉपुलेशन, देखो मैंने होल पॉपुलेशन 5000 रख दिया, आपने कहा कि जो चुना है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको डिवाइडेशन और ये सैम्पलिंग हो जाएगी हमारी, चीज मैंने भी बताया आपको। जी सर, अब पर 50वां व्यक्ति हमारा चुनने वाला व्यक्ति होगा। हाँ, अब यहाँ पर ये होगी जो 50 नंबर है तो हर 50वां व्यक्ति 5000 में जो काउंटिंग होगी हर 50वां व्यक्ति हम उसको चुनेंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर वही तो बता रहे थे, वही चीज बताने जा रहे थे पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले के यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपको 10,000 लोग हैं, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन, इसमें से आपको चुनना है मात्र 100 लोगों को चुनना है। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, इसको बोलते हैं कैपिटल एन बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल एन बोलते हैं। फॉर्मूला आपका n/n है, आपका n/ स्मॉल एन है आपका स्मॉल एन। इसमें आप लगाओगे तो 10,000 अपॉन 100। अब इसको डिवाइडेशन करोगे तो आपका 100 आएगा, आपका हर 100वें व्यक्ति को आप चुनोगे यहाँ पर। तो ये आपकी कंडीशन होती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग में होती है। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी जी सर, ये इसका जो सवा भाग है इसको हम के के सिंबल से डिफाइन करते हैं। हाँ, के सिंबल से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स को और भी क्या कहते हैं कि ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर आपको चुनना हो तो उसमें आप क्या करते हैं, एज वाइज आप लिमिट इसको डिवाइडेशन करते हैं ना। जब एज वाइज डिवाइडेशन करते तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है यहाँ। तो क्या सर के और एन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं? जी जी बोलिए। के और एन से दोनों से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, देखो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, एक तरीका और बता देते हैं कि क्या है कंडीशन, ये जान लो। ओके सर। जैसे मान लो आपको ये देखना है कि एक क्लासरूम है, एक क्लास में मान लो 100 बच्चों की 100 बच्चे वहां पर बैठते हैं। अब आपको देखना है 100 बच्चों में से आपको चुनना है कितने, 10 बच्चों को चुनना है,
मान लो 10 बच्चों को चुनना है आपको, 10 या आप मान लो 8 बच्चों को चुनना है। अब 8 बच्चों को कैसे चुनोगे आप, तो हर 8वें बच्चे को यहाँ पर चुनने की जो व्यवस्था होगी उसके बारे में बताते हैं यहाँ पर। इसका 2 सेकंड किया किसका आ रहा? हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो 10 बच्चे 100 बच्चे हैं, 100 में से हमें हर 8 बच्चों को ही मात्र चुनना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, इसीलिए हमेशा जब कभी सैंपल लेते तो राउंड फिगर में लेते हैं, या तो 5 लेते, मान लो 5 ले लिया हमने, ठीक है, तो 5 हमें चुनना है, मतलब 5वां इसमें n स्मॉल n यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ पे पॉपुलेशन n, तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे n/n। अब देखेंगे कितने लोगों को हम चुन सकते हैं यहाँ पर हर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 100/5 डिवाइडेशन करेंगे तो 20x, मतलब हर 5वें हर 20वें बच्चे को यहाँ पे चुना जाएगा। अब जैसे 1 2 3 ऐसे करते हुए 20 नंबर पर आया, फिर ऐसे करते हुए जो आपका 40 नंबर पर आया, तो ऐसे बच्चों को हम लोग यहाँ पर चुनने की प्रक्रिया को लागू करेंगे। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट, बताओ। अब ये पॉपुलेशन चाहे जितनी हो, पॉपुलेशन चाहे जितनी बड़ी हो, इससे डिवाइड करते हुए आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सैंपलिंग कौन सी थी बताओ, नेक्स्ट सैंपलिंग मैंने कौन सी बताई थी आपको, बोलो भाई, फिर से बोलिए सर। स्ट्रैटिफाइड सर, स्ट्रैटिफाइड, स्तरीकृत, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड जिसको बोलते हैं स्तरीकृत, स्तरीकृत। अब स्तरीकृत में क्या होता है, स्तरीकृत में जान लो, स्तरीकृत में इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ ज्ञात लोगों, मतलब कुछ हमें चीजें मिलती है और उसी के आधार पर उसका हम क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। अब विभाजन जो है आपका 2 तरीके से करते हैं। यहाँ पर विभाजन क्या करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। कुछ लोग तो इसमें अनुपात कुल मिला के रेशनल लेते हैं, जैसे मान लो 100 है, यहाँ पर टीचरों की काउंटिंग करनी है, ठीक। यहाँ पर मान लो यहाँ पर इन्होंने एक क्षेत्र, मान लो यहाँ पे प्रयागराज है, यहाँ पे आगरा है, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। अब यहाँ से ये कहता है कि इस तरह में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हर एक अलग अलग स्तर पे। अब प्रयागराज में यहाँ पे या ये कहे कि प्रयागराज ला लो, एक दूसरा एग्जाम्पल लो, उससे ज्यादा बेहतर होगा। मान लो एक विद्यालय है, एक मतलब इलाहाबाद में देखना है, प्रयागराज में, ठीक। प्रयागराज में हम लोग प्राथमिक टीचरों देखेंगे, प्राथमिक अध्यापक देखेंगे, ठीक। फिर माध्यमिक अध्यापक देखेंगे, फिर देखेंगे उच्चतर शिक्षा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उच्चतर शिक्षा में देखेंगे हम लोग, ये 3 कैटेगरी हम लोग का डिवाइडेशन हो गई। अब मान लो यहाँ पर 600 लोग हैं, यहाँ पर आपके 800 लोग हैं, यहाँ पर, और यहाँ पे 1000 लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इनको चुनना है। अब इनको समान रूपों में कैसे चुन सकते हैं, कंडीशन यहाँ पर ये फंसती है। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर सम पॉपुलेशन होती है कि विषम जनसंख्या होती है, तो याद रखते हैं स्ट्रैटिफाइड में आपको ज्यादातर विषम संख्याएं मिलती है, तभी आपको एक क्या बनाना पड़ता है, एक वो बनाना पड़ता है, रेशियो बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर स्ट्रैटिफाइड का जो यूज करते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड के यूज का हम करते हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हमारी जनसंख्या विषम होती है, विषम होने की वजह से हम इसको चुनाव करते हैं। ऐसी सैंपलिंग को हम लेते हैं इस तरीके में, जैसे आपको दिख रहा है प्राथमिक में 600 है और इसमें 800 है माध्यमिक में, और उच्चतर में आपका कितने हैं, 1000 है। अब यहाँ पे चुनना है, यहाँ पे मात्र हम लोगों को कितना, तो मान लो कि यहाँ पर एक रेशियो के आधार पे चुनना है, अनुपात के आधार पे, कि हमें हर जगह से केवल इनका मतलब कह सकते हैं स्ट्रेटा बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे,
सर स्ट्रेटा बनाते हैं ना, फिर ग्रुप होता है तो वो होमोजेनस में इसमें हमारा जो है एक जाता है। रेशियो देते हैं, उस रेशियो और के आधार पर पॉपुलेशन हमारा हेट्रोजेनस में होता है। मान लो कि हमने 20% लेना है, कि यहाँ पर 20% अध्यापकों, 20% यहाँ पर लेना है, 20% यहाँ पर लेना है, 20% यहाँ पर लेना है, मतलब 20% यहाँ पर सब में लेना है। लेकिन इनकी टोटल पॉपुलेशन जो थी उसका हमें 20% लेना है, तो 600 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 600 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, फिर 800 का 20% निकालेंगे कितना आएगा आपका, ठीक, फिर 1000 लिखेंगे, 1000 का 20% कितना हो जाएगा आपका, तो आप निकालो फटाफट कितना आएगा, 6 दूनी 12, 120 यहाँ पर आया। अब यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160 यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 200 आएगा। तो मतलब कि अगर 20% लेते हैं तो इसीलिए इसको स्तरीकृत कहा गया। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज या अनुपातों के रूप में विभाजित होते हैं। मतलब कि प्राथमिक स्तर पर आपके 120 आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 160 आएगा आपका, और यहाँ पर आपके 200 आएंगे। तो ये आपका स्तरीकृत में डिवाइडेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ये विषम जनसंख्याओं के लिए ज्यादातर प्रयोग होती है, विषम श्रेणियों के लिए इसका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है सर। इसमें मेन आपने छोड़ दिया कि जैसे जो ओवरऑल पॉपुलेशन होती है वो तो हमारा हेट्रोजेनस में चला जाता है विषम वाले में। तो ये जो हम लोग ग्रुप बनाया है, अलग अलग इन्हें किए हैं, ये हमारा होमोजेनस में जाता है। हम स्ट्रेटा बनाते हैं तो इज इक्वल टू ग्रुप बना, तो वो हमारा होमोजेनस में गया। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए तो इसको बता रहे हैं कि इसको जो है मेन रूप से इसको रेशियो में ही डिफाइन करके बताते हैं। क्योंकि जब कभी अब बात आती है कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं, तो याद रखते हैं जब हमारी पॉपुलेशन कैसी होती है, जब विषम होती। पॉपुलेशन इन द सेंस, जैसे आपको ये तीन चीजें दी गई, इन तीन चीजों को निकाल, या फिर आपको मान लो किसी की उम्र, लिंग और आय, इन तीनों चीजों का आपको रेशियो निकालना हो तो आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का प्रयोग करोगे, और उसी के आधार पे आप पूरा का पूरा कंप्लीट करके बनाकर आगे बढ़ोगे यहाँ पर ना स्ट्रेटिफाइड में। कुल मिलाके इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या को हम भौगोलिक, सामाजिक या समूहों में विभाजित करने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्थिकता के आधार पर हम देखेंगे तो क्या क्या होता है। आर्थिकता को लिया हमने, देखा आपका सबसे निम्न वर्ग में कैसी प्राथमिकताएं हो, निम्न वर्ग में कैसी आर्थिक स्थिति होती है, फिर देखा उच्च वर्ग में क्या होती है, फिर देखा मध्यम वर्ग में क्या होती है, फिर इनके कारण, इनके रीजन को हम जानने का प्रयास करेंगे। जब इनके रीजन को जानने का प्रयास करेंगे तो इनको हम डिवाइडेशन करेंगे, तभी तो बता पाएंगे ना। तो ये रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा, जहां पर सभी के चुने जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो भी जनसंख्या होगी, कहते पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप एंड रिक्वायर्ड यूनिट आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब जनसंख्या को उप समूहों में विभाजित किया जाता है, और आवश्यक जो प्रमुख इकाइयों को प्रत्येक यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। जो भी समूह होते हैं आपके, जितने भी समूह होते हैं सबको यादृच्छिक रूप से चुना जाता है यहाँ पर। इसीलिए स्ट्रेटा, यहाँ पर जैसे आपने स्ट्रेटा बनाने की बात की, कह रहे कि स्ट्रेटा मस्ट नॉट ओवरलैप इन वेरिएबल। कहते हैं कि यहाँ पे जो स्तर बनाया जाता है, स्तर जो है चरों में ओवरलैप नहीं होना चाहिए जो भी, क्योंकि जब ओवरलैप हो जाए तो दिक्कत है। जो स्ट्रेटा आप बना रहे हो ना, इसी को हमने आपको बताया स्तर, मैंने हिंदी में बोला, आपने उसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है इनके स्तरों को छोड़ते नहीं, इनके स्तरों को लेकर चलने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्लियर है? बताओ। ठीक, अब नेक्स्ट आता है एरिया एंड क्लस्टर की बात करेंगे हम लोग। एरिया एंड क्लस्टर क्या होता है? एरिया एंड क्लस्टर क्या होता है बताओ जरा। एरिया एंड क्लस्टर की हम बात करेंगे तो एरिया और क्लस्टर में क्या आएगा? सर इसको बहुत बड़े ग्रुप में मतलब अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लस्टर होता है एरिया एंड क्लस्टर, बहुत बड़े में नहीं करते हैं, इसको ही बताते हैं। क्लस्टर में होता है सर
मतलब और बहुत एरिया बड़े मतलब होता है एरिया पे क्षेत्र। जब हमें सैम्पलिंग करना होता है तब इसका मान यूज लो किया जाता एक है। क्वेश्चन आपको आया कि गुजरात में एक भूकंप आया और भूकंप पीड़ित क्षेत्र में, भूकंप पीड़ित क्षेत्र का आपको क्या करना है, वहां से सैंपल लेना है। भूकंप पीड़ित क्षेत्र जो है, मान लो एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये पूरा भारत है, इस पूरे भारत में ये गुजरात है यहाँ पर। अब इस गुजरात के जहां पर भूकंप आया है उस क्षेत्र को लेना है, भूकंप पीड़ित क्षेत्र को। अब यहाँ से जब सैंपल उठाकर लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं गुच्छ या क्षेत्र प्रतिदर्श बोलते हैं। या फिर आप देखते होंगे, आपको जहां पर आप गांव में अगर आप रहे होंगे या गांव में कभी आप जाते होंगे तो वहां पे पूर्वा बोला जाता है ना। किसका पूर्वा सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, बताओ। फिर क्या? जो गांव के लोग होंगे, जो एक विशेष वर्ग होता है, वो एक विशेष वर्ग के रहने का जो स्थान होता है उसी को हम लोग पूर्वा बोलते हैं। ये मान लो ये बहुत बड़ा एक गांव है, इस गांव में ऐसे छोटे छोटे पूर्वे बने होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे पहाड़ी का पूर्वा हुआ, पटेल का पूर्वा हुआ, तो ऐसे सुना होगा ना, सुना ही नहीं सुना है, बताओ। टोला बोला जाता है टोला कहीं कहीं। भाई देखिए, क्षेत्र बदलने पर भाषाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। हमारी तरफ पूर्वा बोला जाता है, टोला बोला जाता है, कहीं तरफ मोहल्ला बोला जाता है। तो ऐसे बहुत से नाम होते हैं। सिटीज में क्या होता है, वहां पे जो है आपका एरिया वाइज डिवाइडेशन होता है। तो क्या होता है, जब ये ऐसे छोटे छोटे डिवाइडेशन होते हैं तो इसी को हम लोग गुच्छ या क्षेत्र प्रतिदर्श कहा जाता है। गुच्छ का मतलब कि गुच्छे के रूप में यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इतने लोग। तो एरिया एंड क्लस्टर का जब हम प्रयोग करते हैं तो एग्जांपल आपके सामने ऐसे ही आएगा कि बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़े एरिया में किसी छोटे से भाग का अगर हमें वहां से सैंपल चुनना होता है तो हम एरिया एंड क्लस्टर का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर हमारा स्टैटिफाइड भी तो आता है, तो स्टैटिफाइड का प्रयोग कब करते हैं, जब जनसंख्या हमारी विषम होती है। विषमताओं के आधार पर हम लेके वहां पे स्तरों पर जब किसी के स्तर को चेक करना हो, मेजर करना हो, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। जबकि क्लस्टर का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कोई बहुत बड़ा क्षेत्र दिया हो और उसमें से कोई छोटे भाग का हमें वहां से सैंपल लेना हो, उठाना हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है पॉइंट, बताओ। सर इसमें एक चीज बताइए, जैसे जो एरिया है और क्लस्टर है दोनों एक है या अलग अलग है? कौन सा? एरिया और क्लस्टर, जैसे एक ही क्लस्टर हमारा है वो मैंने बोला एरिया और क्लस्टर अथवा करके, एरिया और क्लस्टर, ठीक है। क्षेत्र प्रतिदर्श भी बोलते, इसलिए बताया हूं मैं कि एग्जाम में कभी कभी एरिया सैंपलिंग भी आता है, कभी कभी क्लस्टर सैंपलिंग भी आता है, दोनों का क्लस्टर बोलते हैं। एक ही। और सर जैसे मान लीजिए गुजरात में आया तूफान, तो उस एरिया का पर्टिकुलर लेंगे या फिर पूरे मतलब जहां जहां आया है वहां से ग्रुप उठाएंगे? बस यहीं पर तो पकड़िए आप कि आपसे कहा गया कि गुजरात में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों पर ही लेना है। अब गुजरात बहुत बड़ा है, गुजरात के कुछ जगहों पर जो आपका आया होगा वहां पे जो हानियां होंगी, जो भी प्रॉब्लम वहां होगी, उन प्रॉब्लम को आपको लेने के लिए वहां के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो वही आपका क्या कहलाएगा, वे क्लस्टर सैंपलिंग कहलाएगा। क्लस्टर सैंपलिंग के तहत आप अपने रिसर्च को कंप्लीट करोगे। रिसर्च जब कभी आप करोगे तो वहां पे सैंपल का नाम भी लिखना होगा ना कि कौन सी सैंपलिंग आप यूज कर रहे हैं, कौन सी सैंपलिंग मेथड यूज कर रहे हैं। ये सैंपलिंग मेथड है आपका। सर तो इसमें हम मतलब ग्रुप को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में? कहाँ डिवाइड कर रहे हैं, हम नहीं डिवाइड कर रहे हैं। पहले से वो डिवाइड, हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो तो आपका स्टैटिफाइड में चलेगा ना, हम नहीं डिवाइड करेंगे। पहले से वो डिफाइड, वो आप पहले से वो अपना खुद ब खुद अलग रहेगा। सर एक बार और बता दें। क्या बताएं, बताओ भाई। मैंने बताया सर ये क्लस्टर वाला का नहीं, कंफ्यूजन आप इसके क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपने वर्ड खुद से जोड़ा कि क्या हम उसको समूहों में डिवाइड कर दे क्या।
हमें नहीं करना है, पहले से डिवाइड रहेगा, हमें चुनना है। जैसे 5 ये 6 हमने बनाए, इन 6 में से मान लो 2 को मैंने ले लिया, इन दोनों के आधार में मैंने कर लिया। जहां जहां ये 6 है, 6 की 6 में से यहाँ 10 यहाँ लिया, 10 यहाँ लिया, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ। अब पूरे प्रयागराज का पूरा सैंपल हमने यहाँ से ले लिया। तो गुच्छों के रूप में जब हम लेते हैं तो वो आपका कहलाता है क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। अब जैसे कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, अब हम देखेंगे कि गांव में जो है, गांव के किस अगर कहेंगे कि गांव में जितने भी पूर्वा या टोला होते हैं, वहां पर पढ़ने वाले बच्चे कौन सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो देखेंगे यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो छोटे छोटे टोलों मोहल्लों से लेना, गुच्छों के रूप में ले लेंगे। तो वहां पे गुच्छों के रूप में देखेंगे, कहेंगे कि इस एरिया में कितने। अब यहाँ पर बात ये आई, जब ऐसी कंडीशन आएगी उसमें से कहा जाएगा केवल किसी एक विशेष भाग के बारे में बताओ। क्या? केवल एक विशेष भाग के बारे में बताओ, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो इसका प्रयोग और कहां करते हैं, जैसे पहाड़ी इलाका है, आदिवासी जनजाति है, आपसे कहा गया कि आपका रिसर्च है आदिवासी जनजाति पर। जब कभी आपका आदिवासी जनजातियों पर रहेगा तो इसमें किस प्रकार के सैंपल को आप यूज करोगे, तो आप क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, कृषि के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किया जाता है, या फिर ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? क्योंकि सर ये पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे समुदाय में बटे हुए होते हैं ना, बिल्कुल, इसलिए पहले से ही बटे होते हैं, हमको बांटना नहीं पड़ना है इसमें ना। जी सर इसको तो रैंडमली हम लोग चूज कर लेते हैं या सिस्टमैटिक वे में? किसको? सर जैसे जो भी सैम्पलिंग हम चूज करते हैं उसको रैंडमली तरीके से चूज करते हैं या फिर सिस्टमैटिक वे में? बात तो एक ही है, चाहे रैंडम कहो चाहे तो सिस्टमैटिक में भी हमने बताया, सिस्टमैटिक में एक अलग होता है, इसको रैंडमली करेंगे ना, रैंडम करेंगे। अब वहां पर हम पहाड़ पर गए, पहाड़ पर जाने के बाद हम क्षेत्र को चुनेंगे, पहले से वो है, वहां पर जाके हम सैंपल अपना लेना शुरू कर देंगे, सैंपलिंग वहां पर अपनी स्टार्ट कर देंगे वहां पर ना। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस के रूप में ही हम लोग इसको देखते हैं। जी ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, ये स्ट्रेटाफाइट के थोड़ा उल्टा है। जैसे उसमें हेट्रोजीनस अगर हम ले रहे हैं तो इसमें हम होमोजीनस ले लेते हैं, यहाँ गुच्छे में हम उठा लेते हैं, एरिया वाइज कर लेते हैं जी, और वहाँ हम अलग अलग करते हैं, स्ट्रेटा बना लेते हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। उसको एक को याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेहा ठीक है दी। ठीक, चल अब इतने पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए तो एक आता है जो बहुत मॉडर्न फैशन में चल रहा है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। क्या होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग? मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है भाई, बताओ? बहुस्तरीय सैंपलिंग, बताओ इसके बारे में क्या होता है? क्लस्टर का ही फॉर्म है सर, क्लस्टर का ही फॉर्म मतलब क्लस्टर में होता है। अगर एक हुआ तो यूनी, डाई और मल्टी, बहुत नहीं, अगर आप इसकी बात करोगे सिंगल स्टेज और 2 स्टेज और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग होता है, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये समझना है कि ये है क्या। ठीक है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग वर्तमान समय में काफी पूछा था, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताओ मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होती है? सर इसमें हम मतलब स्टेट से लेके एक छोटे डिस्ट्रिक्ट मतलब रूरल एरिया तक का पूरा सैंपलिंग लेते हैं। पता है किसी को? जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, आपने मान लो 10,000 है, 10,000 जब पॉपुलेशन में से आपने पहली बार चुना तो आपने चुना 1,000। ठीक है, 1,000 लोगों को चुना यहाँ पर। ठीक, अब 1,000 में भी आपको समय लग रहा है, ज्यादा खर्च हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, इस 1,000 में से भी कुछ चीजें आप चुन लोगे। तो यहाँ से मान लो आपने 500 चुन लिया, 500 लोगों के ले लिया। तो जब आपने पहली बार चुना तो पहली बार तो ये हो गया, फिर इसके बाद इसमें से जब आपने ये चुना तो ये आपका 500 जो निकल कर आया, तो इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। क्लियर है? पॉइंट बताओ सर, एक बार फिर से जी सर। सर
बहुत बड़े पॉपुलेशन में से फेक कुछ उठावेंगे, फिर उसमें से भी कुछ उठावेंगे, तब होगा ये। हाँ, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हैं? सर इसी में आता है ना कि हम स्टेट से भी कुछ सैंपल लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर मतलब एक रूरल एरिया, विलेज एरिया पे लेते हैं, फिर उसमें और भी उसके ब्लॉक पे लेते हैं। हाँ, तो इसी के आधार पे इसको ले लेंगे ना। ठीक, लेकिन एक चीज और आता है, आपको मैं बताऊं, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग मिलता है, दूसरा मल्टीपल सैंपलिंग मिलता है। क्या बनता है? मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है बताओ? मल्टीपल सैंपलिंग क्या होती है? बता सकता है कोई? मल्टीपल सैंपलिंग क्या होगी? मल्टीपल मतलब बार बार। हाँ, बिल्कुल सही बोले। जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 लोग हैं, अब 10,000 में से मैंने पहले 500 लोगों को लिया। मैंने सोचा कि चलो मेरे पहले 500 लोगों को हमने लिया है, 500 लोगों में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन देख रहे हैं कि हमारा काम तो बन ही नहीं रहा है, तो हमने क्या कहा, फिर से 500 लोगों को लिया, फिर से 500 को लोगों को लिया, फिर यहाँ पर मैंने किया तो देखा मेरा काम तो अब भी पर नहीं बन रहा है। ये भाई पहले इसको छोड़ा, फिर इसको छोड़ा, अब कह रहे नहीं, अब हम लेंगे 1,000 लोगों को। अब हम 1,000 लोगों को लेंगे, तो 1,000 लोगों पर जब हमने काम करना शुरू किया तो मेरा यहाँ पर सही हो गया। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल सैंपलिंग बोलते हैं ना। अब मल्टी स्टेज में क्या होता है? मल्टी स्टेज मान लो 500 लोगों लिया, 500 से फिर लिया, 500 में से फिर हमने जब लिया तो यहाँ पर 100 हो गए, अब 100 में से फिर लिया हमने तो 10 हो गए। तो ऐसे हम लोग जब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब तक हम रिलायबल नहीं होते अपने रिसर्च के लिए कि ये सैंपल मेरे लिए बेटर है, तब तक हम वो करते हैं। कब तक? एक या दो स्टेप में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन एक ही पॉपुलेशन में से जब एक बार, दो बार या 3 बार, कई बार जब हम सैंपल को चुनते हैं तो इसी को हम लोग मल्टीपल सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है सर, इसमें ना हम सेम डाटा उठाते हैं, सेम डाटा बार बार। सेम डेटा नहीं उठाते। सेम डेटा कैसे कह सकते हो आपकी सेम डेटा उठाएंगे? मान लो 10,000 लोग, 500 लोग, मेरा काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, फिर से कुछ थोड़े ज्यादा पॉपुलेशन लेंगे ना। ठीक है, सपोज दैट हमें 2,000 पॉपुलेशन लेनी है, तो पहले फर्स्ट टाइम हमें 500 ले ली, फिर हमने 1,000 ले ली, फिर 500 ले ली, ऐसे। और ऐसे नहीं, और इसको नहीं। अगर आपने 2,000 ले रहे हो, 2,000 में से आपने 500 के 4 बार लिए, तब ये सैंपलिंग बताओ किस सैंपलिंग में जाएगी? और लोग बताओ, जो अभी हाशमी जी ने बोला है, ये सैंपलिंग किस स्टेज में जा रही है? देखो मैंने सर क्या बोला? उन्होंने बोला तो सर होमोजेनियस हो जाएगी फिर तो। जब आप कभी ऐसा कर रहे हो तब स्ट्रेटजीफाइड सैंपलिंग में जाएगा ना भाई। आपको 2,000 लोगों को चुनना है, आप उसको आप 2,000 लोगों को 1 2 3 4 स्टेज में आप चुनना चाह रहे हो, 4 बार में। ठीक, जब एक ही बार सर ये सर्टिफाइड हो जाएगा, वो आपका स्ट्रेटजीफाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समझना है कि मान लो 10,000 लोग हैं, पहली बार 500 चुना, कहा मैंने ये सही नहीं है। क्या नहीं? सही नहीं है आपका। इसको मैंने क्रॉस किया, फिर मैंने लिया, कहा ये भी सही नहीं है, फिर तीसरी हो जाएगा, हमने कहा हाँ अब ये पॉपुलेशन मेरे लिए बेटर है, आपके और मेरे लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताता है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताओ सबको। जी सर। सर ये हमारा लार्ज पॉपुलेशन पे ही यूज होता है ये भी? किसको? हाँ, मल्टी स्टेज और मल्टीपल। हाँ, लार्ज पॉपुलेशन पे होता है। जी सर। ठीक, जी सर। चलो अब आगे नेक्स्ट आप देखो क्या आता है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट इसमें अब यहाँ पर इतनी हम लोगों ने बात कर ली। अब बात आती नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा आपका? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या आएगी? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सबसे पहले आपको मैंने कौन सा लिखा है बताओ? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन सा आएगा आपका बताइए सबसे पहले? नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग में कौन सा आएगा? उद्देश्यपूर्ण।
अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी पे। तो नॉन प्रोबेबल में कौन कौन आता है बताओ जरा, नॉन प्रोबेबल में कौन कौन से नाम आते हैं? अब कोई बोलेगा नहीं, जिसका नाम हम बोलेंगे वही बताएगा हमें ना, जिसका नाम पूछेंगे वही बताएगा हमें। चलो सोनाली जुड़ी है, सोनाली बताओ कि नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से इश्यू आएंगे? तो पहले जजमेंट सैंपलिंग आएगी, जजमेंटल आएगी, और कौन सा आएगा? कन्वीनियंस सैंपलिंग आएगी सर, फिर कोटा सैंपलिंग होता है, फिर स्नोबॉल सैंपलिंग और पर्पसिव आएगा। एक्सीडेंटल सैंपलिंग किस में आएगी सर? वो भी आएगी नॉन प्रोबेबिलिटी। और जजमेंटल सैंपलिंग किस में आएगी? वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जजमेंटल सैंपलिंग कहेंगे इतने। तो ये जो नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग को इसे हम शाम को अपने आप यूज करो। चलो अब नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग जो है शाम को 9 बजे वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।